हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम फिट फाइन बढ़िया हो। हम शुरू करने वाले हैं साइंस वन का रिवीजन सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ऑफ फिजिक्स। यस, सबसे पहले हम फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स के बाद इस रिवीजन सीरीज में हम लेने वाले हैं केमिस्ट्री, ईवीएस और बायोलॉजी। इस तरीके से चलेगा। इस रिवीजन सीरीज में हम बात कर रहे होंगे एक्सरसाइज के बारे में भी, जो आपके बैकएंड में एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं। हम इसके अलावा बात कर रहे होंगे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस की। भाई तो बहुत डिमांडेड टॉपिक था, पूरा जनवरी यही कमेंट आया था, सर रिवीजन सीरीज, एक्सरसाइज सीरीज। तो चलो स्टार्ट करते हैं महाराष्ट्र बोर्ड के लिए रिवीजन सीरीज। अच्छा एक बात सुनो, ये जो तुम्हारा रिवीजन वाला पार्ट होने वाला है ना, वो यहीं पे होगा, वन शॉट वीडियो में होगा। लेकिन जो तुम्हारा एक्सरसाइज वाला पार्ट होगा वो अनअकैडमी के स्पेशल क्लास में होगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, स्पेशल क्लास जो होता है ना वो 100% फ्री होता है, और वो आज ही है एट 7 PM। ठीक है, आज 7 बजे फ्री लाइव क्लास है, तो उसको ज्वाइन कर लेना। तुम ये कोड यूज करो अनलॉक करने के लिए, शुभम 0011। नीचे 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 है सर लाइव क्लास क्यों, तो आप डाउट पूछ सकते हो ना, डायरेक्टली आप पूछोगे, मैं आपको समझाऊंगा। आर यू गेटिंग इट। अच्छा इसके अलावा मान लो कि ये रिकॉर्डिंग तुम थोड़ा लेट देख रहे हो, ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये जो तुम्हारा क्लास होगा ना एक्सरसाइज सीरीज के ऊपर, वो तुम्हें वहां पे रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा। क्लियर। तो चलो शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके अपने अटेंडेंस लगा दो, और नीचे कमेंट में बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। भैया आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन। कितना अच्छा फोटो है। एक पृथ्वी है, अच्छा ये हमारी पृथ्वी है, ये न्यूटन है और ये एप्पल, और न्यूटन इंतजार कर रहा है, एप्पल आ आ आ। अच्छा तुम्हें क्या लगता है न्यूटन के ऊपर एप्पल गिरना चाहिए था या नहीं गिरना चाहिए था, जरा कमेंट में बताना मुझे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी एक सवाल पूछा है, व्हाट डू यू नो अबाउट ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर बात ग्रेविटेशनल फोर्स की करते हैं तो सर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में क्या पता है, क्या पता है बताओ, क्या पता है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है हर चीज को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है। अच्छा ये किसमें होता है, किसी भी बॉडी जिसमें मास हो, जिस भी बॉडी में मास होगा उसके अंदर ग्रेविटेशनल या फिर ग्रेविटी वाली फोर्स होगी। अच्छा ग्रेविटेशनल या ग्रेविटी, दैट मीन्स कि दोनों में कुछ फर्क है, बिल्कुल फर्क है। अभी सुनो क्या बोला मैंने, सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, जो भी बॉडी के पास मास होगा उसके अंदर होगा। इसके अलावा एक चीज और सुन लो, ये एक वीक फोर्स है। ये कैसा है, एक वीक फोर्स है। इसके अलावा ये वीक फोर्स होने के बावजूद ये क्या है, एक यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब जिस भी चीज में मास होगा उसमें होगा। अच्छा सुनो, अब एक सवाल उठता है, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन। एक सेकंड ना, रुक जाओ जरा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी, राइट। अभी सुनो, ग्रेविटेशन किसी भी दो बॉडी के अंदर हो सकता है। अब ये जो टेनिस का बॉल है, क्या इस टेनिस की बॉल का कुछ मास है, बिल्कुल है। अच्छा ये जो फुटबॉल है इसका कुछ मास होगा, यस इसका भी कुछ मास होगा। तो जो भी बॉडी के बीच में, मतलब जो भी बॉडी के पास कुछ मास होगा, अब वो दो बॉडी कोई भी हो सकते हैं, आर यू गेटिंग इट। उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, क्या होता है उनके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हें दिख रहा होगा, ये बॉटल है, ये माउस है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। ये एक प्रेजेंटर है, ये एक माउस है, इन दोनों के बीच में भी है। ये एक माउस है और एक डिजिटल पेन है, इन दोनों के बीच में है। और ये एक पेन है और मैं हूं, हम दोनों के बीच में भी, क्योंकि हम दोनों का मास है, हम दोनों के बीच में जो है वो क्या है, ग्रेविटेशन है। अच्छा तो व्हाट इज मेंट बाय ग्रेविटी। अब मान लो कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, हम यहाँ पे एक एप्पल बनाते हैं, चलो ठीक है, हम बनाते हैं यहाँ पे एक एप्पल। अब ये जो एप्पल है वो अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। ये एप्पल कहाँ जा रहा है भाई, अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। तो इसके अंदर जो फोर्स है वो है ग्रेविटी, ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रख लो, हमेशा ये अर्थ के सेंटर की तरफ जा रहा है। मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब हम एक बॉडी को लेके बहुत ही स्पेसिफिक है कि हमें एक बॉडी यही चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने हमेशा ये माउस रखा था, राइट, माउस और बॉटल, ठीक है, माउस और प्रेजेंटर, माउस और पेन। तो अब ये क्या हो गया, ये ग्रेविटी हो गया, मैंने माउस को कॉमन रखा, आर यू गेटिंग इट। इसी तरीके से अगर यहाँ पे एक मून होता तो वो मून की ग्रेविटी हो जाती, यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटी हो गई। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन मतलब होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट जिसके बीच में मास है, और ग्रेविटी मतलब हम एक जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा उसको हम बहुत ही स्पेसिफिकली लेंगे कि यही चाहिए, और दूसरा कुछ भी हो सकता है। इज इट क्लियर। अब बात करते हैं डिफरेंस क्या है, डिफरेंस क्या है बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। देखो ग्रेविटेशन जो है इट इज ए यूनिवर्सल फोर्स। ये कैसा है, यूनिवर्सल फोर्स है। ये जो है इट्स नॉट एन यूनिवर्सल फोर्स, आर यू गेटिंग इट। अभी देखो इट इज अ वीक फोर्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स। तुम्हारा ग्रेविटी एक स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ग्रेविटेशन एक वीक फोर्स होता है। अब इसका जो फॉर्मूला है ये हम देखेंगे कैसे आया, और इसका ये जो फॉर्मूला है ये भी हम देखेंगे कैसे आया, आर यू गेटिंग इट।
अब मैं तुम्हें थोड़ा सा स्लाइटली आइडिया देता हूँ। ये तुम्हारा न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आया, और ये तुम्हारा वो आता है ना जी। देखो यहाँ पे देखो, मान लो कि ये एप्पल है, ठीक है, ये एप्पल का कुछ मास होगा, राइट। किसी फोर्स से इसको ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा। नीचे आ रहा है मतलब यहाँ पे धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा, तो इसका एक्सलरेशन होगा। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला दिया, मास इनटू एक्सलरेशन। और यहाँ पे जी क्यों लिया एक्सलरेशन की जगह? फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मास इनटू एक्सलरेशन। यहाँ पे जी इसलिए लिया है क्योंकि ये एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण हो रहा है। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ और लाइंस दिए, द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स लाइज इन द रेडियल डायरेक्शन टू द मासेस। ठीक है, रेडियल डायरेक्शन मतलब क्या होगा? उसके रेडियस की तरफ होगा, मतलब यहाँ पे सेंटर की तरफ, रेडियस की तरफ होगा। सिमिलरली ये दिया है, तुम ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। इट रिक्वायर टू बॉडी, इट रिक्वायर्स ओनली वन मास। अभी यहाँ पे देखो, मैंने दो बॉडी लिया था ग्रेविटेशन के लिए, राइट। यहाँ पे मैंने बोला कि एक बॉडी से भी हो जाएगा, एक बॉडी फिक्स रहेगा। इज इट क्लियर? चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फोर्स एंड मोशन की। तुम्हारे टेक्स्ट बुक में जो अगला पॉइंट है वो क्या है कि फोर्स और मोशन को समझो। बाय द वे, तो अगर यहाँ तक देख रहे हो, तुम्हें पता है ना आज तुम्हारा 7 बजे क्या है? एक्सरसाइज सीरीज। और अगर तुम रिकॉर्डेड देख रहे हो बाद में, तो तुम टेंशन मत लो, नीचे एक लिंक दिया है, वहां से जाके तुम देख सकते हो। कोड क्या है? शुभम 0011। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्स मतलब क्या होता है? देखो बहुत सिंपली एक्सप्लेन किया मैंने। फोर्स इज अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या हो सकता है? एक पुश हो सकता है, जैसे कि ये बॉटल है, इसको मैं धक्का मार रहा हूँ तो ये हो गया पुश। अब ये बॉटल को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूँ तो ये क्या हो गया? पुल। तो फोर्स इज अ पुश और पुल दैट टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और चेंजेस द डायरेक्शन और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इट कॉजेज द ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है। देखो, फोर्स एक पुश है या फिर एक पुल है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लो कि ये बॉडी ऐसे ऐसे आ रही थी, मैंने इसको रोक लिया, आर यू गेटिंग इट? तो मैंने मोशन से रोक लिया। अब मैं इसमें फोर्स अप्लाई करके, पुश अप्लाई करके मैं इसको मोशन में ला भी सकता हूँ। अब मैं इसको फोर्स अप्लाई करके इसे तोड़ भी सकता हूँ, मतलब इसका शेप भी चेंज कर सकता हूँ, राइट। या फिर मतलब इसको ऐसे दबा भी सकता हूँ फोर्स से, तो हम शेप भी चेंज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा फोर्स। इसका जो एसआई यूनिट है, याद रखो, एसआई यूनिट क्या है इसका? न्यूटन। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। क्यों? क्योंकि न्यूटन ने डिस्कवर किया था। अब मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, ठीक है, जो तुम आगे 11th 12th में सीखोगे। अगर तुम न्यूटन लिखते हो, मतलब अगर तुम न्यूटन लिख रहे हो, मान लो फोर्स तुम्हें फाइंड करने के लिए बोला है, और तुम खाली सिंबल लिखने की सोच रहे हो, तो तुम न्यूटन इस तरीके से लिखोगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि मुझे पूरा न्यूटन लिखना है, ठीक है, तो तुम कैसे लिखोगे? NEWTON। तुम्हारा एन छोटा होना चाहिए। इज इट क्लियर? चलो भैया, यहां तक अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये सब पहले से आता था या नहीं आता था? आता था ना, इसीलिए रिवीजन सीरीज है, इसके लिए हम फटाफट फटाफट जा रहे हैं, वरना आप तुम कमेंट करोगे सर थोड़ा स्लोली जाओ। नहीं यार, पूरा चैप्टर एक वीडियो में निपटाना, आर यू गेटिंग इट? तो हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा स्पीड 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 में जाना पड़ेगा। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मोशन के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय मोशन? मोशन के बारे में तुम्हें क्या पता है, बताओ। मोशन मतलब सिंपली क्या होता है? मूवमेंट किसी भी चीज का। मोशन मतलब क्या होता है? जैसे ये बॉटल है, ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो ये क्या है? इसका मोशन में है। देखो, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर इज कॉल्ड एज मोशन। मतलब ऑब्जर्वर जो देख रहा है उसके हिसाब से, मतलब ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। आर यू गेटिंग इट? मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे मान लो कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है। इमेजिन करो कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिर रहा है। अब जो बंदा ऊपर से देख रहा है उसको क्या लग रहा है? कि नीचे जा रहा है। जो बंदा नीचे से देख रहा है उसको क्या लग रहा है? नीचे ही आ रहा है। अरे गेट इट? मतलब समझो ना, मैं तुम्हें इस तरीके से समझाता हूँ, रुको। ये ज्यादा बेटर कैसे होगा? ये एग्जांपल थोड़ा गड़बड़ हो गया, ऊपर से नीचे से। एक पेड़ है मान लो, ठीक है, और एक बंदा ट्रेन से जा रहा है। उसको क्या लगेगा कि ये पेड़, ये क्या है? पेड़ पीछे जा रही है, राइट। लेकिन एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा है, उसको क्या लगेगा? कि पेड़ रुकी हुई है। मतलब ये रिलेटिव है। आर यू गेटिंग इट? थोड़ा पहले वाला एग्जांपल थोड़ा फालतू सा हो गया, आई नो आई नो आई नो आई नो, होता है, मैं भी कोई घटिया एग्जांपल दे देता हूँ। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सुनो आप, सुनो। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगला क्या है? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर तुम्हारा लाइन अगर स्ट्रेट है, जैसे देखो ये गाड़ियां सारी यहाँ पे नीचे तुम देख पा रहे हो कि सारी 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 की सारी गाड़ियां कैसे जा रही है? सीधे 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 जा रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, मतलब सीधा 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 मोशन हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए कार ऑन हाईवे। लेकिन एक और मोशन होता है जिसको बोलते हैं सर्क्यूलर मोशन, जो तुम्हें पढ़ना है। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? अगर किसी भी सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी चीज घूम रही है, सर्कल का सरकमफेरेंस तुम्हें पता है ना, ठीक है, अगर सर्कल के सरकमफेरेंस पे कोई भी चीज घूम रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? बताओ। उसको बोलते हैं सर्क्यूलर मोशन। तो देखो, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी
फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। अगर एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे, सर्कुलर मोशन। नाउ द मोशन ऑफ अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है लेकिन इसका स्पीड कांस्टेंट है, क्या कह रहा हूं मैं, इसका स्पीड कांस्टेंट है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब सेम स्पीड है, कहीं भी देख लो, क्या डायरेक्शन भी सेम रहेगा, मुझे बताना। नहीं, अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करें तो स्पीड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन उसका जो वेलोसिटी है वो कभी कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि डायरेक्शन हर बार चेंज होता है। इज इट क्लियर? डायरेक्शन क्या होता है, हर बार चेंज होते रहता है। अब देखो आगे बढ़ो। हियर द स्पीड इज कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस। यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंजेस, क्योंकि देखो ना, तुम समझो इस बात को। अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, अगर इस पॉइंट पे बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इधर जा रहा है, क्योंकि उसका जो डायरेक्शन है हर बार चेंज हो रहा है, तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा लेकिन उसकी वेलोसिटी चेंज होगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सर्कुलर मोशन होने के लिए एक फोर्स चाहिए। वो फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अच्छा तुम यहाँ पे बाय द वे ये डायग्राम मैंने आगे भी रखा, देखो। अ सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेट फोर्स है दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू कीप इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अगर किसी भी चीज को तुम्हें सर्कुलर पाथ में गोल गोल घूमते रखना है तो उसके अंदर एक फोर्स होना चाहिए जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। अब देखो, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ना, ये हमेशा चीजों को सेंटर की तरफ लेके आता है। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, तो ये कहाँ पे लेके आता है चीजों को, हमेशा सेंटर की तरफ लेके आता है। तुम यहाँ पे देख सकते हो, दोनों में देख सकते हो कि यहाँ पे एक एरो दिखाया है फोर्स सेंट्रीपिटल लिख करके, कि वो सेंटर की तरफ जा रहा है। सेंट्रीपिटल का मतलब ये होता है, सेंट्रीपिटल का मतलब क्या होता है, सेंटर सिकिंग, जो सेंटर की तरफ जाता है। कहा जाता है, सेंटर की तरफ जाता है, सेंटर सिकिंग, सेंट्रीपिटल। ठीक है। और इसमें जो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर जाने की कोशिश करता है, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करता है। अच्छा, डायरेक्शन किधर होता है, टेंजेंशियल। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, डेफिनेशन क्या होगा मैं तुम्हें बताता हूँ। अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहा मैंने, अ फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस इज कॉल्ड अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज वेरी नेसेसरी टू कीप एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर मोशन। अभी यहाँ पे देखो फॉर्मूला क्या है इसका, mv² अपॉन r। अभी सुनो ध्यान से। ऐसा एक और फॉर्मूला है मार्केट में जिसमें तुम कंफ्यूज होते हो, मैं तो हमेशा हो जाता हूँ। फॉर्मूला है mv² अपॉन r। एक और फॉर्मूला है, वो है काइनेटिक एनर्जी का। वो क्या है मालूम है, हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv²। तो प्लीज ये वाला फॉर्मूला और ये वाले फॉर्मूला में कंफ्यूज मत होना, नहीं तो एग्जाम में टेंशन में आ जाओगे। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं भैया केपलर्स लॉ की। अब किसकी बात करेंगे, केपलर्स लॉ की। तुम देख रहे हो कि हम एक मिनट भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सीधे 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 पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो क्लास है ना, वो मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग इट? मैं खाली ऐसे पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम थिंकिंग मैं तुमसे बातें कर रहा हूँ, तुम्हें सब बता रहा हूँ, देख तुझे ये आता है ना, तुझे ये आता है ना, चल देख 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 ले देख ले देख ले, फटाफट देख ले। आर यू गेटिंग इट? चलो तो फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं केपलर्स लॉ की। केपलर्स लॉ जानने से पहले तुम बोलोगे सर ये केपलर्स लॉ के नाम पे क्या रखते हैं। मान लो ये कोन है, ये क्या है, एक कोन है, और इस कोन को मैं इस तरीके से काट देता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, एक ऐसा वाला पार्ट मिलेगा। अच्छा, एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल ये बेसिकली, लेकिन उसको ऊपर से थोड़ा सा दबा दिया है, तो इसको बोलते हैं इलिप्स। क्या कहते हैं इसको, इलिप्स। अब एक इलिप्स के अंदर एक होता है मेजर आर्क और एक होता है माइनर आर्क। ठीक है। अब इनके पास दो फोकस होते हैं, देखो यहाँ पे एक ये है और यहाँ पे एक ये है। इन दोनों को फोकस बोलते हैं, और जब ये दो एक से ज्यादा होते हैं तो इसको बोलते हैं फोसाई। क्या बोलते हैं, फोसाई। ठीक है, तो ये फोकस है दो। अब इसको कुछ लोग फोसाई बोलते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग चीज बोलते हैं। मैं तो आज तक फोसाई बोलते आया हूँ, तुम्हें अगर लगता है मैं गलत हूँ तो प्लीज बता देना कमेंट में। चलो, लेकिन तुम रिकॉर्ड करके कैसे बताओगे, तुम तो स्पेलिंग ही बताओगे। तो अभी ध्यान से देखो, केपलर्स ने क्या किया, कुछ थोड़ा सा रिसर्च वगैरह किया। एंड केपलर्स ऐसा कहता है अपने पहले लॉ में, केपलर्स फर्स्ट लॉ है ये, कि जो प्लेनेट का ऑर्बिट है, मतलब मान लो यहाँ पे जो प्लेनेट है ये ऐसे ऑर्बिट में गोल 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 घूम रहा है ना, तो जो प्लेनेट का ऑर्बिट है वो कैसा है, सर इलिप्टिकल है। द ऑर्बिट ऑफ द प्लेनेट इज एन इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकस। क्या बोला, कि सन इन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पे है। सिंपल है, सिंपल है। अभी इससे पहले हमने जो भी देखा था वो सब बेसिक था, अभी यहाँ से तुम्हारा एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा सन है, S4 सन, और यहाँ पे A4 क्या है तुम्हारा, एक प्लेनेट है मान लो, वो कहाँ पे है, ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, और सन किधर है, उन दोनों फोकस में से किसी एक फोकस के ऊपर है। पहला लॉ समझा, इतना सिंपल लॉ है, तुम्हें कैसे नहीं याद रहता। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो केपलर सेकंड लॉ, केपलर का सेकंड लॉ क्या है। अब देखो यहाँ पे जो तुम्हारा ये सन है और ये जो प्लेनेट है, इसको एक लाइन ज्वाइन कर रही है, कर रही है। अब तुम्हें मैं इसको इस तरीके से समझाता हूँ। मान लो अभी देखो ये बहुत ही मतलब एक्चुअली ऐसा नहीं होता, लेकिन समझो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस मतलब क्या, SAB, मतलब A से B तक तुम्हारा प्लेनेट गया, मान के चलो यहां से यहां तक तुम्हारा प्लेनेट गया, तो इसको लगा मान लो 2 घंटे, कितने लगे इसको, 2 आवर्स लगा।
2 घंटा लगा। अगर मान लो कि ये वाला डिस्टेंस कवर करने में भी अगर इसको 2 घंटा ही लगता है, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। आर यू गेटिंग इट? हम क्या बोलेंगे, दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, क्या बोला है यहाँ पे, वही बोला है, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोलते हैं इसको। मतलब अगर इसने 2 ही घंटे में इतना कवर किया तो हम बोलेंगे दोनों एरिया इक्वल है। तो देखो क्या बोला है यहाँ पे, देखो, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, ठीक है, स्विप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इक्वल एरिया स्विप करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब 2 घंटे में अगर यहाँ पे मान लो कि 10 किलोमीटर इतना गया, तो यहाँ पे भी 2 घंटे में 10 ही किलोमीटर जाएगा। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, जो प्लैनेट और सन को जो लाइन ज्वाइन कर रही है, वो स्विप्स करती है इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, काफी सिंपल है, यहाँ पे कुछ हार्ड है नहीं ना। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब केपलर्स थर्ड लॉ देखो। अब मैं तुम्हें केपलर्स थर्ड लॉ समझाने से पहले कुछ बोलना चाहता हूँ। अभी देखो, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि तुम्हारा जो प्लेनेट है वो पॉइंट ए पे है, तो इसका रेडियस कुछ तो है। अब मान लो कि तुम्हारा जो प्लेनेट है वो डी पे है, तो इसका रेडियस कुछ और होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। सिमिलरली मान लो तुम्हारा ये जो है वो यहाँ पे है या फिर यहाँ पे है, तो क्या हो रहा है, हर बार तुम्हारा प्लेनेट का जो रेडियस है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा प्लेनेट है सन के रिस्पेक्ट से, ठीक है, यहाँ पे है, तो हर बारी ये क्या हो रहा है भैया, देखो एक सेकंड, हर जगह अगर तुम देखोगे तो रेडियस जो है तुम्हारा वो चेंज हो रहा है, राइट। हर जगह रेडियस क्या हो रहा है, हर जगह तुम्हारा रेडियस चेंज हो रहा है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम एक एवरेज रेडियस ले लेते हैं। हम क्या ले लेते हैं, इसका एक एवरेज ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं मीन। मीन डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है तुम्हारा, ये हर बार ही चेंज हो रहा है रेडियस का, इसलिए हम क्या ले लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो मीन डिस्टेंस क्यों बोला है वो समझ में आया तुम्हें यहाँ पे। अब देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, मतलब ये जो इधर ऐसे गोल 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 घूम के आएगा ना, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऐसे गोल गोल घूमेगा, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, किसका, ये प्लेनेट का, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस। क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस मतलब ये देखो, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छा, ये मीन डिस्टेंस मतलब समझ में आ गया ना, क्योंकि हर बार चेंज हो रहा है, तो हमने एक एवरेज ले लिया है, तो उसको बोल रहे हैं मीन डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ दैट प्लेनेट। सिंपल, सिंपल, मतलब पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन ऑफ द मीन ऑफ क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, ठीक है, मीन ऑफ क्या होता है, क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस, मतलब आर क्यूब, ठीक है। और क्या है ये आर, क्या लिया हमने, मीन वाला लिया है, ओके। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल है, इस सवाल का जवाब तुम नीचे के कमेंट बॉक्स में दोगे। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द डैश। अब तुम्हें ऐसे बताओगे, ए फोकाई, बी सेंटर, सी मिडल, डी सरफेस, जो भी तुम्हें लगता है सही आंसर है वो बता देना। अभी हमने 3 लॉ पीछे पढ़ा था। आगे देखो, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्लैनेट फ्रॉम सन डैश मीन डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस क्यूब ऑफ द डिस्टेंस क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। तुम्हें पता है इसका आंसर क्या है, अभी मैंने बताया था, एवरेज एवरेज लेते हैं। चलो, द स्ट्रेट लाइन joining the planet and the sun sweeps equal dash in equal interval of time। बताओ, वॉल्यूम, डेंसिटी, एंगल, एरिया। सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ डैश। तो तुम नीचे बताओगे बी एंगल, ए वॉल्यूम, सी डेंसिटी या फिर डी एरिया, जो भी रहेगा नीचे कमेंट में बताओगे। तो इससे मुझे एक सेंस, मतलब एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि हाँ यार, लोग यहाँ तक देख रहे हैं और लोगों को समझ में आ रहा है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगला क्या है तुम्हारा, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखो यार, ये काफी सिंपल है, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसमें है क्या, कि मान लो दो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है और ये एक ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का कुछ मास है, इसका हमने ले लिया मास कैपिटल एम, इसका हमने मास ले लिया स्मॉल एम। तो अब ये दो ऑब्जेक्ट है, इन दोनों का कुछ मास, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है जिससे ये सेपरेटेड है, वो है डी। तो न्यूटन ऐसा कहता है कि इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, क्योंकि इनके पास मास है, राइट। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, देखो क्या बोला है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट, मतलब m मल्टीप्लाई बाय m, एक बड़ा एक छोटा, समझे, दोनों ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट। अच्छा, फिर क्या बोला है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना है, d, तो बोल रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब इन दोनों को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर मुझे हटाना है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू डालूंगा, और यहाँ पे एक मुझे क्या डालना पड़ेगा, कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस केस में जो कांस्टेंट रहता है उसको बोलते हैं g, और उसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और ये बोला जाता है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब एक सवाल उठ सकता है, सर इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, हमने तो बहुत सारे कांस्टेंट सुने, कभी यूनिवर्सल नहीं सुना। आर यू गेटिंग इट? तो इसके पीछे का रीजन है कि इस पे कोई भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है, इन सारी चीजों का इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूनिवर्सल चीजों का, और ये पूरे यूनिवर्स में कांस्टेंट रहता है। ये हर जगह सेम रहेगा, तुम चांद पे जाओ, मून पे जाओ, मार्स पे जाओ, प्लूटो पे जाओ, सेरेस पे जाओ, ठीक है,
मेक पे जाओ, कहीं भी जाओ, आई डोंट केयर, मगर ये हमेशा सेम रहेगा, इसके लिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। अगर तुमको ये यूनिट निकालने नहीं आता है, सुनो, अगर मान लो तुम एग्जाम में ये यूनिट भूल गए जी की, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, तो एक तरीका बताता हूँ, जी की वैल्यू निकाल लेना। जी की जब तुम वैल्यू निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगा एफ इंटू डी स्क्वायर। ठीक है, एफ इंटू डी स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, अपॉन ये डी स्क्वायर उधर गया ना, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम। ठीक है, अब तुम यहाँ पे सबकी वैल्यू डाल देना। फोर्स का क्या है, न्यूटन है। डिस्टेंस स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पे तुम डालोगे के जी, दो बार मास मतलब के जी, तो के जी का स्क्वायर, यही निकलेगा। आर यू गेटिंग? कभी कभी तुम ऐसा भी देखोगे, कुछ कुछ बुक में ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी रेज टू माइनस टू। तो इसके पीछे का मतलब ये है कि ये जो है इसको ऊपर लिया, तो ये टू जो है वो माइनस टू हो गया। क्लियर? काफी सिंपल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अभी देखो, एक सेकेंड। अब देखो, तुम्हारा एक सवाल पूछा जाता है, एक्सरसाइज सीरीज जो हम लेने वाले हैं उसमें भी आज हम ये डिस्कस करेंगे क्वेश्चन को। राइट द थ्री लॉज गिवन बाय द केपलर, हाउ डिड दे हेल्प न्यूटन टू अराइव एट इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब कि ये जो हमने लिया है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन डी, हमने नहीं, मतलब न्यूटन ने लिया था। तो उसने केपलर्स के लॉ को देख करके लिया था, केपलर्स के लॉ से ये मतलब इंस्पायर हुआ था, और उसके हिसाब से उसने किया था। तो उसने कैसे किया हमें वो बताना है। तो अभी सबसे पहले सुनो, मान लो कि एक ऑर्बिट है, ठीक है, अभी हमने इलिप्टिकल की जगह सर्कुलर ऑर्बिट ले लिया है, ठीक है, तो बस यहाँ पे समझने के लिए समझो कि ये एक ऑर्बिट है, और इस ऑर्बिट में ये तुम्हारा क्या है, ये अर्थ घूम रहा है। अब ये अर्थ घूम रहा होगा तो इसकी कुछ वेलोसिटी v होगी, राइट? स्पीड में कुछ तो स्पीड होगा ना, जिससे ये गुल 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 घूम रहा होगा, रिवॉल्यूशन कर रहा होगा। इसके अलावा यहाँ पे कुछ रेडियस r भी होगा। अच्छा, इसका कुछ मास m भी होगा मान लो। तो अभी चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हें इस पे लिखना है, कि अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है यहाँ पे, तो इसके पास कौन सा फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स होगा सबसे पहले। हाँ तो है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये क्वेश्चन नंबर वन। अब देखो, ये जो डिस्टेंस ऐसे ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक वापस आने के लिए, वो होता है ये सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द प्लैनेट इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सर्कमफरेंस ऑफ द ऑर्बिट व्हिच इज इक्वल टू 2 पाई आर, क्योंकि ये सर्कुलर ऑर्बिट है। अब देखो, इसको वहां से वहां तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा, मान लो टी टाइम लग रहा है, ये पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हो गया। अब मुझे पता है v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्टेंस कितना निकाला अभी अभी हम लोग ऊपर, 2 पाई आर, तो यहाँ पे 2 पाई आर डाल दिया, और टाइम कितना लग रहा है हमें, टी लग रहा है, तो ये इक्वेशन नंबर टू हो गया। अब देखो, इक्वेशन वन मिला है, इक्वेशन टू मिला है, यहाँ पे v है और यहाँ पे इक्वेशन वन में v है। तो हम क्या करेंगे, पुट वैल्यू ऑफ v फ्रॉम इक्वेशन टू इन इक्वेशन वन। तो ये तुम्हारा इक्वेशन टू था, इसमें सब कुछ m और r ऐसे ही रखा, और v के जगह हमने 2 पाई आर अपॉन टी डाल दिया, क्योंकि स्क्वायर था तो इसको स्क्वायर कर दिया। इज इट सिंपल? अभी यहाँ पे देखो, टू का स्क्वायर क्या हुआ, फोर, ये m एज इट इज, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और नीचे टी स्क्वायर हो गया, और ये r हो गया। अभी समझो, ये स्क्वायर और ये r कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, 4m पाई स्क्वायर r अपॉन टी स्क्वायर। अब केपलर्स थर्ड लॉ जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, उसमें क्या बताया गया है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, स्क्वायर ऑफ पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस। याद आ रहा है? ठीक है, तो अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी हटाता हूं तो यहाँ पे k डाल दिया मैंने कांस्टेंट, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। अच्छा भाई द वे, यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे हमें टी स्क्वायर मिल गया के प्लस लॉ के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, इस टी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल देंगे, के आर क्यूब डाल देंगे फ्रॉम के प्लस लॉ। ये कहाँ से डाला हमने, ये जो हमने अभी वैल्यू निकाला ना यहाँ से, वहां से हमने डाल दिया के आर क्यूब फ्रॉम के प्लस थर्ड लॉ। अब क्या होगा देखो, आर कैंसिल क्यूब कैंसिल, तो यहाँ पे स्क्वायर बचा, एक आर कैंसिल हो गया, तो 4m पाई स्क्वायर के आर क्यूब। अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखोगे तो 4 कांस्टेंट है, यहाँ पे मास भी कांस्टेंट है, ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है, तो ये सारी चीजें कांस्टेंट है, तो इन सबको एक साथ लिख दिया कांस्टेंट। बचा क्या, आर, रेडियस हमेशा चेंज हो सकता है, राइट? तो ये आर स्क्वायर हो गया। देखो, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर। जैसे हम प्रोपोर्शनैलिटी हटा के कांस्टेंट डालते हैं, उसी तरीके से कांस्टेंट हटाया तो प्रोपोर्शनैलिटी आ गया, तो वन अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर, सॉरी, वन अपॉन आर स्क्वायर। तो ये समझ में आ गया होगा तुम्हें कैसे आया। तो इसी तरीके से न्यूटन ने इनवर्स लॉ बताया था यूजिंग के प्लस थर्ड लॉ। इज इट वेरी सिंपल? यस, इट्स डेफिनेटली वेरी सिंपल। अब सुनो, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, भाई ये भी पॉइंट है ना तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। में थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन। अब तुम लोग मानोगे नहीं कि कितना बुरा हुआ है मेरे साथ। तुम देख सकते हो कि कहाँ तक मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, उसके बाद मेरा माइक निकला हुआ है। अब इससे ज्यादा बुरा क्या ही हो सकता है जिंदगी में। चलो, बट एनी विच वे, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन देखो, अब ये तुम्हारे पास मान लो अर्थ है, ठीक है, और एक ऑब्जेक्ट है जो ऊपर से आ रहा है। अब ये ऑब्जेक्ट का कुछ मास है स्मॉल एम, और अर्थ का कुछ मास है कैपिटल एम, तो दोनों के बीच में क्या होगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या होगा, एफ इज इक्वल टू जी, कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इनके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, मान लो डिस्टेंस आर है फॉर एग्जांपल।
ठीक है। इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है ये अर्थ के ऊपर है, तो अर्थ क्या करेगा, उसको अपने सेंटर की तरफ लाने की कोशिश करेगा ड्यू टू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आर यू गेटिंग इट? एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि उस ऑब्जेक्ट का मास ए था और एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, तो फोर्स इज इक्वल टू एम जी, और उन दोनों के बीच में न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के हिसाब से एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो कि ये है। अच्छा, दोनों के इधर एफ है तो मैं उसको इक्वेट कर सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया इधर का एम जी और इधर का लिखा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम कैंसिल हो गया तो बचा क्या, जी इज इक्वल टू जे एम अपॉन आर स्क्वायर। अब मैं क्या कहता हूँ, इफ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट द रेडियस ऑफ द अर्थ, मान लो कि जो ऑब्जेक्ट है तुम्हारा रेडियस ऑफ द अर्थ पे है, तो मैं ले लूंगा स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, ऐसा तुम्हारे बुक में दिया है इसके लिए, नहीं तो ये भी हम रेडियस मान सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू जे एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। जी की वैल्यू तुम्हें पता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अर्थ का जो अर्थ का जो मास है वो कितना है, 6 इंटू 10⁻24, और तुम्हारा जो रेडियस है वो क्या है, 6.4 इंटू 10⁻6 का। ये मतलब रेडियस जो है तुम्हारे अर्थ का, ठीक है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया। ठीक है, सारा वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद तुम्हारे पास आएगा 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा स्मॉल एम जो हमारा बॉल का मास था वो कहीं दिख रहा है नहीं, यहाँ पे अर्थ का मास है। तो इट ओनली डिपेंड्स अपॉन एम एंड आर, तो खाली ये एम और ये आर पे डिपेंड करेगा। अच्छा, तो इससे हमें एक और चीज समझ में आता है कि ये जो हमारा जो छोटा वाला ऑब्जेक्ट था उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो तो इधर कैंसिल हो गया। आर यू गेटिंग इट? वो इधर कैंसिल हो गया, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड कर रहा है और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है कि कितने डिस्टेंस पे है चीज। तो इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अगला जो टॉपिक है वो है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं, तो देखो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल जी का वैल्यू क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हमने पीछे फॉर्मूला निकाला ना यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस केस में तुम्हें एक चीज समझना पड़ेगा कि तुमने कभी वो तो पढ़ा ही होगा ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखो यहाँ पे एक सेकंड ना, रेड पेन ले लेता हूँ। अगर तुम्हारा आर का वैल्यू घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो देखो यहाँ पे आर का वैल्यू यहाँ पे घट रहा है तो जी की वैल्यू बढ़ रही है। सिमिलरली अगर आर का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये घटेगा, उल्टा है, आर का वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो जी की वैल्यू घट रही है। अब ये जो मास है तुम्हारा वो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर मास का वैल्यू बढ़ेगा तो तुम्हारा स्मॉल जी का वैल्यू भी बढ़ेगा, डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट्स इट। आर यू गेटिंग इट? मतलब यहाँ पे सिचुएशन जो है तुम्हारा वो कुछ ऐसा है। ठीक है, तुम्हें समझ में आ गया ना, अगर मास बढ़ेगा, ठीक है, तो ये भी बढ़ेगा, और अगर तुम्हारा रेडियस ऑफ द अर्थ बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, और अगर ये घटेगा, रुक जाओ मैं इसको अगर किसी और कलर के पेन से ले लेता हूँ। अगर ये तुम्हारा घटेगा तो ये भी तुम्हारा क्या होने वाला है, बढ़ने वाला है, उल्टा होगा। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे मैंने वही चीजें लिखी, अगर तुम्हें ये समझ में आता है तो तुम्हें आगे बहुत सिंपल हो जाएगी, बस तुम्हें एक डेप्थ वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि तुम सोचोगे कुछ और वो कुछ और जाएगा। ठीक है, तो एनी विच वे यहाँ तक समझ में आया? रुको मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया, ये सिंपल एकदम। अब आगे सुनो, एक एक करके देखते हैं। पहला वाला जो है तुम्हारा वो है वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, और वो क्या है, चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये जो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ है, इसमें सिचुएशन कैसा है, तुम्हारे अर्थ के सरफेस को देखा जाएगा। तो तुम्हारा जो अर्थ है वो पूरी तरीके से गोल तो है नहीं, वो कैसा है, थोड़ा सा ऊपर से ऐसा चपटा है, इलिप्टिकल है, राइट। तो अभी समझो, इस बात को ऐसे समझो कि ये ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले कि अर्थ जो है थोड़ा सा ऐसे क्यों हो गया, सर्कल की जगह ऐसे क्यों हो गया। इसके पीछे का रीजन ये है कि अर्थ अपने एक्सिस पे ऐसे ऐसे गोल गोल घूमते रहता है। अब गोल गोल घूमने के कारण इसके पास ये हो गया, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ निकल गया है। इज इट क्लियर? अब देखो, अब ये क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल गया तो यहाँ पे रेडियस क्या है तुम्हारा, बहुत ज्यादा है, और ये इसको इक्वेटर बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे पोल्स के पास रेडियस क्या है, थोड़ा कम है। तो देखो रेडियस, अब यहाँ पे रुक जाओ मैं पेन ले लेता हूँ। देखो रेडियस एक जगह कम है, कहाँ पे कम है बताओ, कहाँ पे रेडियस कम है, थोड़ा सा यहाँ पे, राइट। रेडियस कमेगा तो ये बढ़ जाएगा तुम्हारा, तो ये मैक्सिमम होगा। कहाँ पे ज्यादा है, मैक्सिमम पोल के पास। और कितना है इसकी वैल्यू, 9.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन है इसलिए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इक्वेटर पे देखोगे तो रेडियस थोड़ा बढ़ गया है, रेडियस बढ़ गया है, मतलब जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो जी की वैल्यू क्या है, 9.78 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो मिनिमम होता है, मतलब इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है, याद रखना। इक्वेटर पे मिनिमम होता है, पोल्स पे मैक्सिमम होता है। चलो तुम्हें याद करने में तकलीफ आएगा, मान के चलते हैं। तो इक्वेटर और पोल कहाँ पे मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे या पोल पे, बताओ। पोल पे मैक्सिमम होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है। एम आई राइट? तो लगो, चलो कोई ट्रिक लगाते हैं यहाँ पे। पोल, पोल एबीसीडी में पहले क्या आता है, पहले क्या आता है बताओ मुझे। पहले यार इक्वेटर आता है, और
बाद में क्या आता है, पोल आता है। अच्छा, वन छोटा है कि टू छोटा है, तुम बोलोगे वन छोटा है, तो वन छोटा है तो ये मिनिमम है और टू क्या है, मैक्सिमम। याद रहेगा, सिंपल अल्फाबेटिकली याद कर लिया हमने। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, अगला देखो यार, चेंज विथ हाइट। अब मान लो कि एक ऑब्जेक्ट है, रुको मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। एक ऑब्जेक्ट है जो इतनी दूरी पे है। अच्छा, इतनी दूरी पे है, तो इसका रेडियस क्या हो रहा है बताओ। रेडियस थोड़ा सा है मान लो। अब यहाँ पे दूरी बढ़ गई तो रेडियस बढ़ गया। अच्छा, बाय द वे जैसे ही रेडियस बढ़ेगा तुम्हें पता है ना, जी की वैल्यू घटते जाएगी। मान लो अब यही ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है तो रेडियस और बढ़ गया अर्थ से। अब ये ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पे है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी, घटते जाएगी। राइट, रेडियस बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट रहा है, तो ये चेंज इन हाइट। सिंपल, एकदम सिंपल। हाइट बढ़ता जाएगा, रेडियस घटता जाएगा, पहले जो चार्ट बताया उसी पे सब कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वेरिएशन इन जी चेंज विथ डेप्थ। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक है। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट में व्हाइट कलर का पेन, यही ले लेते हैं, ब्लैक ही रखते हैं, रेड ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, रेड पेन ले लेते हैं, ठीक है। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, तो इसका कुछ तो रेडियस था। तुम बोलोगे सर जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो इसका रेडियस घट जाएगा, ठीक है। अगर रेडियस घट जाएगा तो मास बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेडियस की बात ही नहीं है। यहाँ पे ध्यान दो, जब हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो हम इसके हिसाब से कंपेयर कर रहे थे। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया तो उसके लिए अब अर्थ इतना ही है, बाहर का उसके लिए अर्थ थोड़ी है। ग्रेविटेशन उसको इतने में ही अट्रैक्ट कर रही है। फिर मान लो जब ऑब्जेक्ट तुम्हारे यहाँ पे आ गया तो उसको इतना ही, तो हर जगह पे जो तुम अगर देखोगे ना ध्यान से, तो मास बदलेगा, ठीक है, अर्थ का मास बदलेगा। राइट, अर्थ का मास भी बदलेगा। तुम रेडियस पे क्यों ध्यान दे रहे हो, ऊपर का मास भी तो देखो। आर यू गेटिंग इट। अर्थ का अर्थ छोटा होते जाएगा ना उस ऑब्जेक्ट के लिए। मान लो कि ये अभी इतना दूरी पे है, इतनी दूरी पे है, धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इसके लिए जो डाइ मतलब इसका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है वो घटते जा रहा है। आर यू गेटिंग इट। तो इसका मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, मास इसका घटते जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर मास घटेगा तो क्या होगा, ये भी घटेगा। आर यू गेटिंग इट। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं, rather देन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बढ़ने की जगह क्या होता है, घटने लगता है। और जैसे ही हम सेंटर के पास आ जाते हैं, सेंटर के पास आ जाते हैं, वो एकदम खत्म हो जाता है, क्योंकि वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। आर यू गेटिंग इट। तो देखो, हियर मास कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, यहाँ पे मास क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घट जाती है। जी जीरो होता है एट सेंटर ऑफ द अर्थ, क्योंकि मास की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज इक्वल टू जीरो। सिंपल, एकदम सिंपल। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मास एंड वेट की। अभी हमने बहुत मास मास कर लिया, अब समझते हैं मास क्या होता है और वेट क्या होता है। देखो, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इनसाइड अ बॉडी। देखो क्या लिखा है, मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन इट। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना, मतलब जैसे मान लो ये जो तुम्हारा ये जो माउस है, इसके अंदर कितना मैटर है, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, मास बोलेंगे। सिमिलरली, मास इज मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी। मास किसी बॉडी के इनर्शिया का भी मेजर है। इसको थोड़ा डिटेल में तुम 11th 12th में समझोगे, लेकिन अभी इतना याद रखो, अमाउंट ऑफ मैटर, ठीक है। चलो अब वेट की बात करते हैं। वेट मतलब क्या होता है, कि वो जो भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास कुछ भी है, उसको अर्थ अपनी तरफ कितनी तेजी से खींच रहा है। आर यू गेटिंग इट। द वेट ऑफ एन बॉडी इज डिफाइंड एज द फोर्स विद व्हिच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट। अर्थ इसको अपनी तरफ कितनी तेजी से खींच रहा है, जैसे ये गिरा, कितनी तेजी से खींचा, इसको बोलते हैं वेट। आर यू गेटिंग इट। तो मास तुम्हारा सिंपली ये हो गया, देखो एक सेकेंड, मास तुम्हारा ये हो गया एम। अब अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, मतलब फोर्स से खींच रहा है। ऑब्जेक्ट का मास मान लो एम है, और अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है, तो एक्सेलरेशन हो रहा है उसका। तो हम क्या लिखते हैं, एम इंटू जी। आर यू गेटिंग इट, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। समझ में आया, सिंपल है ये, फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू जी। तो वेट का जो यूनिट होगा वो न्यूटन होगा, मास का जो होगा वो क्या होगा, केजी होगा। अच्छा, तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेट इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एम जी। बिल्कुल लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। फ्री फॉल भैया, फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब क्या होता है सर, कुछ नहीं, मैं तुम्हें एकदम आसानी से बताता हूँ। आ, ये माउस है मान लो, हम लोग इस माउस के तो इतने एग्जांपल ले लिए ना थ्रू आउट द रिवीजन सीरीज, तुम देखना कितना एग्जांपल लेंगे। मान लो कि ये माउस है, ये ऐसे गिर रहा है, ये माउस क्या हो रहा है, ऐसे गिर रहा है, खराब ही हो जाएगा ये, ऐसे गिर रहा है। और अगर ये खाली अर्थ के एक्सेलरेशन के कारण गिर रहा है, खाली अर्थ के ग्रेविटी के कारण, मतलब मान लो ऐसे देखो, देखो मान लो कि ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे ये माउस मतलब कोई भी चीज है, ये अगर गिर रहा है और इस पे खाली एक ही फोर्स अप्लाई हो रहा है, वो क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम बोलेंगे फ्री फॉल। क्या बोलेंगे उसको फिर हम, फ्री फॉल। देखो यहाँ पे पढ़ लो तुम चाहिए तो, whenever an object move under the influence of force of gravity alone, मतलब खाली force of gravity, it is said to be falling freely। उसको क्या बोलते हैं, falling freely या फिर free fall। Thus the released stone
is in a free fall. In free fall the initial velocity object is zero and goes on increasing due to acceleration due to gravity. अब तुम समझो, इस बात को समझो, आगे की चीजों को समझने के लिए ये तुम्हें समझना पड़ेगा। मान लो कि मैंने एक पत्थर को ऊपर फेंका, ये मान लो ये प्रेजेंटर है, इसको मैंने ऐसे ऊपर फेंका, जो मुझे देखने दो जहाँ दिख रहा है कि नहीं तुम्हें, इसको मैंने ऐसे ऊपर फेंका। जब मैंने इसको ऊपर ऐसे फेंका तो एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया। आर यू गेटिंग इट? एक पॉइंट पे जाके ये रुक गया, फिर ये नीचे आया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि फ्री फॉल होने के लिए जब ये ऊपर रुका था और उसके बाद जब नीचे आ रहा था तो इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो था? क्या मैं कह सकता हूँ कि ऊपर रुक गया ना तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो गई, फिर जब ये नीचे आ रहा था तो इसके अंदर जो एक्सलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी हुई, जीरो टू जो भी हुआ होगा, वो ड्यू टू ग्रेविटी हुआ है। तो ए इज इक्वल टू जी। आर यू गेटिंग इट? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज एक्सलरेशन। तो जब वो ऊपर से नीचे आया तो उसके अंदर क्या हुई? चेंज इन वेलोसिटी हुई। और वो क्यों हुई? एक्सलरेशन जो हुआ वो क्यों हुआ? ड्यू टू ग्रेविटी हुआ, तभी तो ये फ्री फॉल है। तो यहाँ पे वही लिखा है। अब देखो, तुम्हें ये तीन इक्वेशंस पता होंगे ऑफ मोशन बाय न्यूटन, नाइन्थ में पढ़ा है तुमने। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। अब तुम्हें इसमें पता है कि ये इनिशियल है, फाइनल है, ये एक्सलरेशन है, वेलोसिटी बोल रहा हूँ, ठीक है, और ये तुम्हारा टाइम है। सिमिलरली ये डिस्प्लेसमेंट है, तो बाकी तुम्हें सब कुछ पता ही होगा। आई थिंक कि तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। यू मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, बस लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। वी मतलब होता है क्या? फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी। और तुम्हारा जो एस होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और ए क्या होता है तुम्हारा? एक्सलरेशन। और टी क्या होता है यहाँ पे? टाइम, टाइम पीरियड नहीं, टाइम होता है। क्लियर? ये तुम्हें पता चल गया। अब ये तुम्हारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, अगर तुमसे कोई पूछे कि कौन सा इक्वेशन किस चीज का है, तो तुम बोलोगे ये किस चीज का है? वेलोसिटी एंड टाइम का है। लास्ट वाला देखने का हमेशा। ये किस चीज का है? ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का है। ये किस चीज का है? ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का है। समझे? तो इस तरीके से तुम लास्ट वाला देख करके आसानी से बता सकते हो। मैं ये मिटा देता हूँ, ठीक है, या मैं मिटा देता हूँ। अब देखो, हमें पता है यू की वैल्यू जीरो है और ए की वैल्यू जी है, तो ये जीरो डालोगे तो क्या आ जाएगा? जी टी। हर जगह जीरो और यू के जगह जीरो डालो, हर इक्वेशन में यू के जगह जीरो डालो और ए की जगह जी डालो, तुम्हें ये वाला इक्वेशन मिल जाएगा फ्री फॉल का, और ये तुम्हें काम आएगा आगे एग्जाम्पल सॉल्व करने में। क्लियर? यहाँ तक समझा है? सिंपल। तो बस यहाँ पे u इक्वल टू जीरो डालना और a इक्वल टू क्या डालना है? जी डालना है, क्योंकि हम फ्री फॉल की बात कर रहे हैं। क्लियर है ना यहाँ तक? चलो मैं थोड़ा सा और पानी पी लेता हूँ। चलो देखो यार, काफी एफर्ट लगता है इसको रिकॉर्ड करने में, इट्स नॉट दैट इजी, ठीक है। ऑलरेडी 37 मिनट से रिकॉर्डिंग चालू है। एक बार बीच में तुमको मैंने दिखाया ही कि माइक नहीं लगा था। अब पता नहीं बीच में जब मैं एडिट करने जाऊंगा कहाँ कहाँ लैग वैग क्या क्या आया होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड ना, रुक जाओ। मैं भी देखता हूँ। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अगला जो है तुम्हारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके वेलोसिटी। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके वेलोसिटी। तो देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो तुम्हारा फॉर्मूला है ये है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जी माइनस जी एम माइनस जी बड़ा एम छोटा एम अपॉन आर प्लस एच। अब ये माइनस इसलिए आता है कि जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, मतलब जब इसका डेरिवेशन से इसको सॉल्व किया जाता है, तो हम इंटीग्रेट करते हैं इसको एक्चुअली, समझ लो। तो जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो फॉर्मूला के कारण ऐसा आ जाता है। तुम्हें इंटीग्रेशन तो आता नहीं है, लेकिन अभी के लिए इतना समझ लो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ये होता है, सिंपल। मान लो कि ये अर्थ है, इसके बगल में यहाँ पे क्या है? ऑर्बिट, इसका ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस, और यहाँ पे मान लो एक मून है। तो ये मून को यहाँ पे रहने के लिए, इसके ग्रेविटी के अंदर रहने के लिए, ये हमेशा क्या कोशिश करेगा? इसके तरफ जाने का, ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन यहाँ पे ही इसको रहने के लिए इसको एक पोटेंशियल एनर्जी चाहिए होता है, इस स्टेट में रहने के लिए और ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने के लिए इसको काइनेटिक एनर्जी चाहिए होता है। लेकिन अगर हम बात ये सेंट्रीपिटल फोर्स में है ना, तो हमेशा सेंटर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इसके अंदर ही रहने के लिए, ठीक है, इसको क्या चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी चाहिए, उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट। क्लियर? चलो इसका फॉर्मूला ये है। अब आगे बात करते हैं। अभी यहाँ पे एक सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे मैं। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट अ हाइट ऑफ एच फ्रॉम द ग्राउंड इज, क्या होगा बताओ? अभी तुम्हें पीछे बताया था, तो इसका आंसर क्या है? ए बी सी डी जो भी है बता देना चैट में, ठीक है, नीचे कमेंट में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब फाइनल बात करते हैं, आखिरी जो टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का, ठीक है, स्केप वेलोसिटी। तो मान लो कि ये तुम्हारा अर्थ है और ये तुम्हारा एक सैटेलाइट है। इसको इस अर्थ से बाहर निकलना है, तो अगर इस सैटेलाइट को इस अर्थ से बाहर निकलना है, तो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है उसको छोड़ के इसको आगे जाना पड़ेगा, राइट? उसको छोड़ के इसको क्या करना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं स्केप वेलोसिटी। देखो, the minimum initial velocity needed to by an object to project upwards to overcome the earth gravitational force and not fall back in the earth is called as escape velocity.
जो कि मिनिमम वेलोसिटी इसको चाहिए अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर जाने के लिए और वापस ना गिरे, इसके लिए उसको क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी कहते हैं। याद कर लेना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारे टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन है ऐसा, ठीक है, ये डेरिवेशन हम देख रहे हैं और उसके बाद हमारा ये लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। देखो, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर तुम अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हो तो ए क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का पता है ना तुम्हें, हम बात कर रहे हैं, मान लो कि ये सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर की बात कर रहे हैं अभी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv स्क्वायर। यहाँ पे नीचे जो स्केप दिख रहा है वो क्यों डाला है, क्योंकि हम स्केप वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वो ले लिया है। टोटल एनर्जी अगर हम निकालेंगे E1, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होगा, टोटल एनर्जी होगा तुम्हारा। तो यहाँ पे तुम्हारा काइनेटिक एनर्जी ये है जिसको हमने यहाँ पे डाल दिया, पोटेंशियल एनर्जी ये है जिसको हमने यहाँ पे डाल दिया। अच्छा, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये तुम्हें समझ में आ गया, तुम कर लोगे, यहाँ से दोनों वैल्यू डाल दी। अब अगर हम बात करें एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, एट इनफाइनाइट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ से जीरो होगी। एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, तो यहाँ पे वो जीरो लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, अब तुम यहाँ पे देखो, रेडियस क्या हो गया, इनफाइनाइट है तो इन्फिनिटी हो गया, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे एक चीज तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जो तुम याद रखना तो ज्यादा बेटर होगा, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो हो रहा है, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर इस जीरो को मैं यहाँ पे लेके जाऊंगा तो इन्फिनिटी यहाँ पे आ सकता है, डिवाइड में है तो एनीथिंग अपॉन जीरो क्या होगा, इन्फिनिटी। अब ये चीज याद रखना, एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज जीरो एंड एनीथिंग अपॉन जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। आर यू गेटिंग इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया, तो ये भी एक्चुअली जीरो हो जाएगा। अब देखो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या निकलेगा, काइनेटिक भी जीरो, पोटेंशियल भी जीरो है, तो ये जीरो निकलेगा। भैया थोड़ा सा आगे बढ़ो। अब फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तुम्हारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो क्या बोलता है, एनर्जी ना तो क्रिएट होता है ना तो डिस्ट्रॉय होता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। तो देखो यार, E1 इज इक्वल टू E2, तुम्हारा जो एनर्जी वन था यहाँ पे जो था ऑन सरफेस ऑफ अर्थ, वही एट इंफिनिटी भी होगा। कंजर्व हुआ ना एनर्जी, तो ना बना ना तो डिस्ट्रॉय हुआ, तो हमने कंपेयर कर लिया। तो देखो, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम अपॉन जी बड़ा एम छोटा एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दूसरा वाला E2 की वैल्यू तो जीरो थी। आर यू गेटिंग इट? तो यहाँ पे क्या क्या हो जाएगा, देखो, रेड कलर का पेन कहाँ है तू, हाँ, ये देखो, ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा और ये स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो और यहाँ पे जो तुम्हारा जो ये टू है, इस टू को अगर मैं वहां लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऐसे टू। आर यू गेटिंग इट? तो क्या बचा तुम्हारे पास, वी स्क्वायर बचा। यहाँ पे देखो, मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, तुम समझ गए होगे। यहाँ पे क्या बचा तुम्हारे पास, खाली वी स्क्वायर बचा जो कि स्केप है, और यहाँ पे तुम्हें टू जी एम अपॉन आर बचा। क्लियर? अब ये स्क्वायर को हटाओगे तो यहाँ पे ये सारा स्क्वायर रूट में आ जाएगा, तो टू जी एम अपॉन आर हो गया। तो तुम्हारा जो पहला फॉर्मूला है वो ये है और दूसरा फॉर्मूला टू जी आर है। अब तुम्हारे मन में आया होगा, सर ये फॉर्मूला तो समझ गया, खाली स्क्वायर रूट हटा के आ गया, ये फॉर्मूला कैसे आया? तो अब देखो यार, ये तुम्हें फॉर्मूला बताता हूँ मैं कैसे आया। देखो, यहाँ पे हमने क्या किया, इस फॉर्मूला में इसको मल्टीप्लाई किया आर से और डिवाइड किया आर से, ठीक है। ऐसा करने का जो तुम्हें मिला वो मिला तुम्हें टू जी एम आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, ये तुम्हें मिला। अब मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये वाला जो वैल्यू है तुम्हारा, ये देखो, ये वाला जो वैल्यू है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू कहीं देखा देखा सा लग रहा है? हाँ बिल्कुल देखा हुआ है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, यही था ना, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। हमने निकाला भी था 9.77। तो क्या मैं इसके जगह पे स्मॉल जी पुट कर सकता हूँ? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू स्मॉल जी आर। आर यू गेटिंग इट? जो कि तुम्हारा ये। तो यहाँ तक आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया होगा, रुक जाओ जरा। तो आई होप कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया, ठीक है। अब यहाँ पे टू का है और यहाँ पे जी की वैल्यू क्या डाली है, 9.8 डाली है, और आर मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ डाला है 6.4 इंटू 10⁶। अब ये कैलकुलेट करने के बाद आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। तो स्केप वेलोसिटी, कोई भी चीज को अगर अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर निकलना है तो उसके पास मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए, 11, मतलब मान लो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अगर वो ट्रैवल कर पा रहा है तो अर्थ के ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर जा पाएगा, उसकी स्केप वेलोसिटी है अर्थ के लिए। इज इट क्लियर? बताओ मुझे। तो देखो, द स्पेसक्राफ्ट व्हिच आर सेंट टू द मून और अदर प्लैनेट्स टू have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome the gravitational attraction of the earth can travel this object, जो मैं तुम्हें समझाया। तो मिनिमम उसको इतने से ज्यादा वेलोसिटी चाहिए। भैया बताओ कैसा लग रहा है, समझ में आया सब कुछ? तो आई होप कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। तुम बोलोगे सर न्यूमेरिकल्स, तो मैंने कहा ना, आज ही 7 बजे तुम्हारा एक्सरसाइज सीरीज है जिसमें तुम्हें सारे का सारा मिल जाएगा। और अगर 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 तुम ये रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हो, 7 बजे के बाद देख रहे हो या फिर कभी भी देख रहे हो,
ठीक है, मुझे नहीं पता तुम कब देख रहे हो, तुम जब भी देख रहे हो तो मैं ये बता देना चाहता हूँ मैं, वो लिंक से तुम जाओगे तुम्हें वो रिकॉर्डिंग्स मिल जाएगी देखने के लिए। तुम्हें कोड क्या यूज करना है, शुभम 0011। मैं टारगेट करता हूं कम से कम, मैं टारगेट करता हूं कम से कम 1000 से ज्यादा लोग आज वो देखने आएंगे, ऐसा मैं टारगेट करके चलता हूं। और तुम आना जरूर देखो। फिजिक्स का आज कौन सा आया, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, नहीं आज क्या है, ग्रेविटेशन किया हमने। अगला लेक्चर मतलब परसों एक दिन गैप करके हम क्या करेंगे, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट करेंगे। अब देखो आज तुमने ये देख लिया, तुमने एक्सरसाइज सीरीज पढ़ लिया, अब तुम्हारा काम है एक दिन के गैप में पूरा ये चैप्टर को रट लेना। इसके जो भी चीजें पॉसिबल है उसको रट लो, क्योंकि मैंने तुम्हें सब कुछ समझा दिया है, अब खाली रटना बाकी है। अरे वेटिंग है, तुम बोलोगे सर मैं रटता नहीं मारता, मैं बहुत अच्छा हूँ। रिपीट करना पड़ेगा भैया, वरना भूल जाओगे। समझ रहे हो, समझ के रिपीट करना इज नॉट इक्वल टू रट्टा मारना, समझ के रिपीट करना पड़ता है याद रखने के लिए। आर यू गेटिंग इट, नहीं तो नहीं होगा। भैया कोड क्या यूज करना है, शुभम 0011, मीट यू एट 5 PM, नहीं आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, ये मीट यू एट 5 PM लिख दिया है मैंने, यहाँ पे तुम्हें मीट यू एट 7 PM है। तुम्हें कितने बजे मिलना है, 7 बजे मिलना है आज। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, उस पे आ जाना। और सुनो, नीचे एक टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो उससे क्या होगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के बाद तुम्हें जो भी नोटिस, मतलब तुम्हें फट से मैं मैसेज डाल दूंगा। 7 बजे तुम्हें फ्री रहना है मिलने के लिए। बाय द वे कोई भी डाउट हो तो नीचे डाल देना, काफी 2 3 4 घंटे का गैप दे रहा हूं मैं इस वीडियो और उसके बीच में, तो तुम्हारे जो भी डाउट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। वो क्लास 100% फ्री है। चलो कैसा लगा मुझे जरूर बताना, आर यू एंजॉइंग इट, क्या हम फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री और ईवीएस और बायोलॉजी जैसा मैं सोच रहा हूँ वो करूँ या नहीं करूँ, तुम ये बताना जरूर, क्या ये तुम्हें हेल्पफुल हो रहा है। ठीक है, क्या मैं ज्यादा स्पीड जा रहा था या काफी स्लो था, जो भी तुम्हें लगे वो बता देना। एंड थैंक यू सो मच, डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और सुनो एक बात सुनो, शेयरिंग इज केयरिंग, आर यू गेटिंग इट, शेयरिंग इज केयरिंग। इधर कहीं भी बीच में तुम्हें मैंने एक बार भी वो सब्सक्राइब का एनिमेशन दिखाया कि सब्सक्राइब कर दो, मेरे इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, मेरे इसको ज्वाइन कर लो, मेरे को यहाँ फॉलो कर लो, नहीं यार, मैं खाली टेलीग्राम के लिए बोल रहा हूँ। वो भी क्यों, क्योंकि वहां पे मैं लिंक भेजूंगा तो तुम जल्दी से आ जाओगे। आर यू गेटिंग इट, तुम्हें एक रिमाइंडर मिलेगा, दैट्स इट। बाकी कोई जरूरत नहीं मुझे टेलीग्राम पे फॉलो करने की, मेरे फेसबुक अकाउंट पे जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो। आर यू गेटिंग इट, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, दैट्स इट, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम दूसरों के साथ भी शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, वन वन शॉट में निपटाएंगे फटाफट फटाफट। अगर तुमने सब कुछ पढ़ रखा है तो भी तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, अगर तुमने सब कुछ नहीं पढ़ रखा है तो भी तुम्हें ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि ये रिवीजन के लिए। ओके, चलो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड भाई साहब क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते क्या बोलते क्या बोलते, कीप स्माइलिंग, हंसते रहो मुस्कुराते रहो और तुम फोड़ोगे एग्जाम में, ठीक है। चलो।